मैंने क्या मजाक नहीं करवाओ, इनको होती है बस। अपने बच्चों से कैसे बचा के रखेगा? तो बच्चों को पहन दूंगा, लो भाई पहन लो। जी ओवेस, क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ओवेस इकबाल, ओवेस इकबाल हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऑपरेशन, एक प्रोसेस, जब हम एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर जो मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हम उन स्मॉल प्रोग्राम्स को मल्टीपल थ्रेड्स कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी एक ही प्रोसेस के अंदर जब किसी एक थ्रेड में कोई वेटिंग आ रहा है, तो हम उसमें से दूसरा वाला जो थ्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्रेड को प्रोसेसर का टाइम दे दे और वो नेक्स्ट उसी प्रोसेस की जो नेक्स्ट थ्रेड है वो प्रोसेस पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट स्केड्यूलर्स, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर्स जिसको हम सीपीयू स्केड्यूलर कहते हैं, जिसकी शायद मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या कर रहे होते हैं? रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जो है वो प्रोसेस को लेकर आ रहे होते हैं। सो दैट इज द टास्क ऑफ शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, टू ब्रिंग डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम रेडी क्यू टू रनिंग क्यू। ठीक है, कौन से प्रोसेस को रेडी क्यू से उठा के प्रोसेसर का टाइम देना है, दैट इज द टास्क ऑफ शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। Sometimes the only scheduler in a system. Short-term scheduler is invoked frequently in milliseconds, must be fast. और आपका short term scheduler जो है ना वो fast होना चाहिए, जो जल्द से जल्द रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे प्रोसेसेस को लोड कर सके। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या होगा? जिसको हम जॉब स्केड्यूलर भी कह सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर आपके न्यू स्टेट से रेडी स्टेट पे डाटा को लेकर आ रहा होगा आपके प्रोसेस को, मतलब जो आपकी ड्राइव पे डिस्क पे प्रोग्राम्स मौजूद हैं उसको उठा के मेन मेमोरी पे लोड करना इज द टास्क ऑफ लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। सिलेक्ट व्हिच प्रोसेसेस शुड बी ब्राउट इनटू द रेडी क्यू। तो आपका लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या कर रहा होगा? ये डिसाइड करेगा कि हार्ड ड्राइव से कौन कौन से प्रोग्राम या प्रोसेस को उठा के रेडी क्यू में लोड करना है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इज इन्वोक्ड इनफ्रीक्वेंटली, सेकंड्स और मिनट्स में काम कर रहा होता है और इट कैन बी स्लो। द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग मींस कि मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी में लोड हो सकें और फिर उन्हीं मल्टीपल प्रोग्राम्स में से आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर प्रोसेस को प्रोसेसर का टाइम एलोकेट करे। प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अदर इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड। ये तो आप लोग बताएंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड क्या होता है? जी क्लास, व्हाट इज इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड? जी, आंसर नहीं आया अभी तक किसी की तरफ से भी। इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड क्या होता है? टाइम टेक्स टू कंप्लीट अ कंप्यूटेशन, ये क्या होगा? इनपुट आउटपुट बाउंड या सीपीयू बाउंड? कंप्लीट अ कंप्यूटेशन सीपीयू बाउंड। और इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होगा? जब हमारे पास कोई भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जा रहा है, वेटिंग स्टेट पे है, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये इनपुट आउटपुट बाउंड आ गया, मतलब दैट प्रोसेस इज बाउंडेड टुवर्ड्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग मोड पे है,
So that is called CPU bound. एडिशन ऑफ मीडियम टर्म स्केजुलिंग, हम कह रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के साथ हम मीडियम टर्म स्केजुलिंग भी यूज करें। वो जो स्वैपिंग वाला पर्पस यूज कर रहे थे, जो हमने 2 स्टेट्स और ऐड किए थे, उन 2 एडेड स्टेट्स के लिए वी शुड हैव अनदर स्केजुलर दैट इज मिड टर्म स्केजुलर। वो मिड टर्म स्केजुलर क्या करेगा? मिड टर्म स्केजुलर कैन बी एडेड इफ डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स नीड्स टू डिक्रीज। ठीक है, हम कुछ प्रोसेसेस को मेमोरी से मूव कर देंगे और कहाँ स्टोर कर देंगे? डिस्क पे। तो वो जो स्वैपिंग वाला प्रोसेस है वो कौन कर रहा होगा? आपका मीडियम टर्म स्केजुलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म हमारे पास स्केजुलर क्या कर रहा होगा? रेडी क्यू से रनिंग पे लेकर आएगा। लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या कर रहा होगा? हमारी जो न्यू है उसको न्यू वाले स्टेट से उठा के प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आएगा, यानी कि जो हार्ड डिस्क पे प्रोग्राम्स पड़े हैं उसको लोड करके मेमोरी में लोड करेगा। ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम है। और शॉर्ट टर्म स्केजुलर का क्या काम है? जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं उनको वन बाय वन या किसी भी स्केजुलिंग एल्गोरिथम के थ्रू रन करवाना प्रोसेस पे। इनपुट आउटपुट बाउंड ये होता है कि जब भी कोई रनिंग प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाता है तो हम कह रहे हैं कि आईओ बाउंड प्रोसेस है वो। लेट सपोज P1 आया रेडी स्टेट पे, आपके शॉर्ट टर्म स्केजुलर P1 की मैं आपको कंप्लीट, लेट सपोज एक प्रोसेस है P1 जो कि आपने हार्ड डिस्क पे स्टोर किया, ठीक है, एक फोल्डर बना लिया, वहां पे आपने उसको सेव कर दिया, उसको कंपाइल कर दिया। जब कंपाइल किया तो वो लॉन्ग आपके पास कहाँ है? आपके पास हार्ड डिस्क पे स्टोर हो गया। आपने उसको जब रन किया तो आपका लॉन्ग टर्म स्केजुलर उसको हार्ड डिस्क से उठाएगा और मेमोरी में लोड करेगा। जब वो मेमोरी में लोड कर देगा तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर मेमोरी में और भी बहुत सारे प्रोसेसेस लोड हुए हुए होंगे। तो आपका शॉर्ट टर्म प्रोसेसर क्या करेगा? आपका शॉर्ट टर्म स्केजुलर उन लोडेड प्रोग्राम में से डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोसेस को प्रोसेसर का टाइम देना है। ठीक है, आपने एक प्रोसेस P1 को प्रोसेस का टाइम दे दिया, वो रन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं P1 इज CPU बाउंड प्रोसेस, यानी कि उसने CPU को बाउंड किया हुआ है। जैसे ही उस प्रोसेस P1 में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आता है तो वो प्रोसेसर को छोड़ेगा और फॉरन वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा, ब्लॉक स्टेट पे, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि दैट प्रोसेस P1 इज नाउ आईओ बाउंड प्रोसेस, क्योंकि उस पर आईओ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक और स्केजुलर भी हम बीच में ऐड कर सकते हैं, विच इज मीडियम टर्म स्केजुलर। ये मीडियम टर्म स्केजुलर क्या करेगा कि अगर हमने कुछ प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से हटा के डिस्क पे लोड करना हो फॉर फर्दर प्रोसेसेस टू बिकम अवेलेबल इन रेडी क्यू, हम उसके लिए मिड टर्म स्केजुलिंग, वो जो हमने स्वैपिंग पढ़ी थी स्टार्ट ऑफ द क्लास में, हमने स्वैपिंग वाला फिनोमिना पढ़ा था, उस स्वैपिंग वाले फिनोमिना के लिए हम मिड टर्म स्केजुलर यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम्स, ये देख लें, इसको एक दफा गो थ्रू कर ले, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मल्टीटास्किंग मोबाइल सिस्टम्स क्या होते हैं? जी, अगर इनमें कोई कोई किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास पहले जो मोबाइल सिस्टम्स यूज होते थे जिसमें अर्ली वर्जन ऑफ iOS इंस्टॉल होता था, वो सिर्फ सिंगल प्रोसेस को रन करते थे एट अ टाइम और बाकी सारे प्रोसेस सस्पेंड स्टेट पे चले जाते थे। और अभी भी ये होता है कि जब हम स्क्रीन रियल एस्टेट की वजह से यूजर इंटरफेस को जो है जो हमारा iOS है वो लिमिट कर देता है। कई दफा ऐसा होता है कि जब हम अपने डेस्कटॉप पे यूट्यूब की वीडियो चलाएं और मीनवाइल हम कोई और काम करते हैं तो वो वीडियो चल रही होती है, ठीक है, वो उसको सस्पेंड नहीं करता। लेकिन यही काम अगर हम अपने एंड्रॉइड फोन पे करें, लेट्स सपोज मैंने यूट्यूब की वीडियो ऑन की और वीडियो ऑन करके मैं जैसे ही उस स्क्रीन से नेविगेट करूंगी वो फौरन उस वीडियो को पॉज कर देगा और जो नेक्स्ट इंटरफेस में ओपन करूंगी वही एप्लीकेशन चलेगी, बाकी पीछे वाले प्रोसेसेस को सस्पेंड कर देगा। तो वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि हमारे पास उसका जो मेमोरी स्पेस है वो कम होता है, वो इतने सारे प्रोसेसेस को इतने ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता। सिंगल फोरग्राउंड प्रोसेस कंट्रोल वाया यूजर इंटरफेस। अच्छा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होते हैं?
बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं जो बैक एंड पे चल रहे होते हैं। जैसे हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो विंडोज की बैक एंड पे बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, दैट इज बैकग्राउंड प्रोसेस। और फोरग्राउंड प्रोसेस ये होते हैं, जैसे मैंने वर्ड की कोई फाइल ओपन कर दी, कोई भी एप्लीकेशन इंटरफेस में मैं काम कर रही हूँ, तो दैट वुड बी फोरग्राउंड प्रोसेस। तो इसी तरह आपके एंड्रॉइड फोन में भी जो आपके फोरग्राउंड प्रोसेस हैं वो आपके यूजर इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल हो रहे होंगे। मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेस इन मेमोरी रनिंग बट नॉट ऑन द डिस्प्ले एंड विद लिमिट्स। और उसके साथ बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेस ऐसे होंगे जो मेन मेमोरी में रनिंग स्टेट पे होंगे लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ होंगे। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन में ये भी होता है कि हम जाके किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को फोर्सफुली स्टॉप कर दें और हम कहें कि इसके लिए नोटिफिकेशन या अपडेट्स ना ले, ठीक है, ताकि हमारी जो है वो यूटिलाइजेशन और ज्यादा बेहतर हो। एंड्रॉइड रन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड विद फ्यूअर लिमिट्स। अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो इस पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड साथ साथ चला रहा होता है, लेकिन कुछ लिमिट होती है कि कितना परसेंट फोरग्राउंड चलेंगे और कितने परसेंट बैकग्राउंड चलेंगे। बैकग्राउंड प्रोसेसेस यूजेस अ सर्विस टू परफॉर्म टास्क। जो आपके बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं वो इसलिए चल रहे होते हैं कि फोरग्राउंड प्रोसेस को सर्व करने के लिए। लेट्स सपोज मैंने अपने मोबाइल से कीट एलएमएस ऑन किया या वेब ब्राउजर ओपन किया, तो उस वेब ब्राउजर को चलाने के लिए जो बैकग्राउंड सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी सिर्फ वही चल रही होंगी और एप्लीकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड सर्विसेज उस टाइम पे नहीं चल रही होंगी। सर्विस कैन कीप रनिंग इवन इफ बैकग्राउंड प्रोसेस इज सस्पेंडेड। अगर हम बैकग्राउंड प्रोसेस को सस्पेंड कर दें फिर भी फ्रंट एंड की सर्विस कुछ हद तक हमारे पास चल रही होंगी। सर्विस हैज नो यूजर इंटरफेस, स्मॉल मेमोरी यूज। और जो बैकग्राउंड पे आपकी सर्विसेज चल रही होंगी उनका कोई इंटरफेस नहीं होगा, मतलब वो आपको विजिबल नहीं होंगी, वो बैक एंड पे ही चल रही होंगी और उसका जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी वो भी मिनिमम होगी, बहुत कम मेमोरी एरिया को वो यूटिलाइज कर रहे होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? जब आप एक प्रोसेस को मेमोरी प्रोसेसर से हटा के दूसरा प्रोसेसर लोड कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वेल। When CPU switches to another process, the system must save the state of the old process। और ये टाइम किस लिए लगता है? क्योंकि जब एक प्रोसेस प्रोसेसर को छोड़ रहा होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस का सारा स्टेट अपने पास सेव कर रहा होता है, लोड कर रहा होता है, तो इसलिए इट विल टेक टाइम। And load the save state for the new process via context switch। Context of a process represented in the PCB। और हम प्रोसेस के स्टेट को किस तरीके से करते हैं? हम इस तरीके से बता रहे होते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू हम डिफरेंट की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड, द सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क व्हाइल स्विचिंग। ठीक है, जब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है उस टाइम पे आपका जो सिस्टम होता है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज बेसिकली इज एन ओवरहेड फॉर योर सिस्टम। उस टाइम पे सिस्टम कोई और काम नहीं कर रहा होता बल्कि आपका प्रोसेसर आइडल स्टेट पर होता है। The more complex the OS and the PCB, the longer the context switch। जितनी ज्यादा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा और आपका प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लेगी। जितना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइटली बाउंड होगा उतने ही आपके पास कम टाइम लगेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। टाइम डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट इज वेल। और ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है ये आपके हार्डवेयर सपोर्ट पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। सम हार्डवेयर प्रोवाइड्स मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर्स पर सीपीयू, मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स लोडेड एट वंस। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ज्यादा हार्डवेयर है जो मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर सीपीयू को जनरेट करके दे रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्स हैं आपके पास, तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग जल्दी हो जाएगी। और अगर आपके पास एक दो रजिस्टर्स हैं और सारा लोड उन पे ही है तो इट विल टेक सम टाइम। ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं और प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। जब प्रोसेस क्रिएट होगा और फिर क्रिएटिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और जब टर्मिनेट होगा तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेसेस। जब कोई एक मेन प्रोसेस रन होगा उसके अंडर जो उसके सब प्रोग्राम्स होंगे हम उनको कह रहे हैं कि वो उस प्रोसेस के चाइल्ड प्रोसेस हैं। अगेन जैसे वेब ब्राउजर की एग्जांपल, मैंने एक वेब ब्राउजर ओपन किया और उस वेब ब्राउजर के अंदर मैंने जितने टैब्स ओपन करती चली गई वो उसके चाइल्ड प्रोसेस होंगे। जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड विद प्रोसेस आइडेंटिफायर। हर प्रोसेस को क्रिएट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी आईडी होगी, प्रोसेस की आईडी। रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास? पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज। जब कोई एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उसके तमाम के तमाम चाइल्ड भी उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन शेयर सबसेट्स ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज।
और ऐसा भी हो सकता है कि जो सारी रिसोर्सेज पेरेंट यूज कर रहा है उसमें से कुछ रिसोर्सेज आपका चिल्ड्रन यूज कर रहा हो, सारी की सारी चिल्ड्रन को रिक्वायर्ड ना हो। एंड पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज, और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों को किसी रिसोर्स की जरूरत ना भी हो। एग्जीक्यूशन ऑप्शंस क्या होंगे? पेरेंट एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट और चाइल्ड दोनों कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो, और ऐसा भी हो सकता है पेरेंट वेट्स अंटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट। जैसे अगर मैंने डायरेक्ट वेब ब्राउजर पे मेरे पास 5 टैब्स ओपन है और मैंने डायरेक्ट पेरेंट को, मतलब जो मेन वेब ब्राउजर उसको मैं क्लोज करूंगी तो वो मुझसे पहले ऑप्शन पूछेगा कि आपके ऑलरेडी 5 चाइल्ड प्रोसेसेस ओपन है। अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो सारे के सारे चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो मैं अगर उसको यस कर दूंगी तो उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सबके सब टर्मिनेट हो गए, फिर पेरेंट क्लोज होगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग है। बस हम ये देख लें, थोड़े से 3-4 स्लाइड्स हैं, ये कंप्लीट कर लें ताकि हाँ प्रोसेस टर्मिनेशन तक। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बस 6 स्लाइड्स हैं, इसको देख लें फिर हम एंड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस जो है ये कैसे क्रिएट होंगे? लाइक अ ट्री फॉर्म। ट्री क्या होगा? जब पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होगा, पेरेंट के तमाम चाइल्ड भी क्रिएट हो जाएंगे। जब इस ये वाला चाइल्ड है, इसके भी सब चाइल्ड क्रिएट होंगे। अगर इसके भी फर्दर कोई सब चाइल्ड हैं तो वो भी क्रिएट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो रूट लेवल पे जो सबका पेरेंट है वो कौन है? इनिट प्रोसेस, जिसकी प्रोसेस आईडी 1 है। जब ये इनिट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने साथ इन 3 प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को भी क्रिएट कर देगा। जब लॉगिन वाला प्रोसेस क्रिएट होगा तो ये अपने साथ बैश, ये लिनक्स की डिफरेंट सर्विसेज हैं बेसिकली। तो जब कोई प्रोसेस एक इनिशियलाइज होता है तो उसके अगेंस्ट ये कुछ चाइल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो इसके लिए पहले ये सारे इसके ग्रैंड चाइल्ड, जो सबसे ग्रैंड चाइल्ड होंगे, पहले ये 2 एग्जीक्यूट टर्मिनेट होंगे, ये तीनों, फिर उसके बाद ये 4 टर्मिनेट्स होंगे जो इससे अपर लेवल पे हैं, फिर इसके पेरेंट ये 3 ये क्लोज होंगे, फिर इसके बाद ये रूट वाला क्लोज होगा। तो इसको कैंसिल होने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए जरूरी है कि इसके तमाम चाइल्ड प्रोसेसेस शुड आल्सो बी क्लोज्ड। ठीक है, एड्रेस स्पेस क्या होगी हमारे पास? चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट, चाइल्ड हैज अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। यूनिक्स एग्जांपल्स, अच्छा यूनिक्स और लिनक्स में कौन सी कमांड यूज होती हैं प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए? किसी भी नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए फोर्क की सिस्टम कॉल जनरेट होती है। एक सिस्टम कॉल, एक मेथड क्रिएट होता है। आप जब भी यूजर इंटरफेस से लेट्स सपोज कोई फाइल ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन करने की एक फोर्क कमांड बैकएंड पे सिस्टम कॉल जनरेट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट फोर्क कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू प्रोसेस। Once the process has been created, exit statement system call can be generated on it. देखो, फॉर्क किसी भी एक प्रोसेस को क्रिएट करेगा। अब जैसे ही फॉर्क पे आपने कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो वो उसके चाइल्ड को क्रिएट करेगा। सो जब चाइल्ड क्रिएट होगा तो उसके लिए एग्जिट वाली ये वाली कमांड यूज होगी। फॉर्क सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस। कोई भी एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ और उसका अगर चाइल्ड क्रिएट है, उसका कोई चाइल्ड भी है, तो फिर उस चाइल्ड के लिए फॉर्क कमांड कॉल होगी कि चाइल्ड, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि वेब ब्राउजर ओपन करो, तो यूनिक्स क्या करेगा? फॉर्क वेब ब्राउजर। तो एक मेन पेरेंट क्लास को, पेरेंट प्रोसेस को क्रिएट करेगा। अब जैसे ही एक टैप ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाएगा उसका एक चाइल्ड, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जब तक मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगी, फॉर जो पेरेंट वाला था वो वेटिंग स्टेट पे रहेगा। जैसे ही चाइल्ड एग्जिट हुआ, पेरेंट कैन रिज्यूम इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, एग्जिट का फंक्शन हमारे पास क्या करता है? सिस्टम कॉल यूज्ड आफ्टर अ फॉर्क टू रिप्लेस द प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद अ न्यू प्रोग्राम। अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, उसके चाइल्ड प्रोसेसेस, तो हम क्या करेंगे? पेरेंट क्रिएट होते ही उसके चाइल्ड को एग्जीक्यूट कर देंगे कि जैसे ये पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हो, इसका चाइल्ड शुड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। जैसे ही अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, एग्जिट होगा, वेट कर रहा होगा उस टाइम पर, पेरेंट वेटिंग स्टेट पे होगा। जैसे ही उसके चाइल्ड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, एग्जिट हो गया, पेरेंट वेट से हटके अपनी फंक्शनैलिटी रिज्यूम करेगा। मल्टीपल हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं।
प्रोसेसर के नहीं होंगे, प्रोसेस के मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस होंगे। प्रोसेसर तो हम अगर एक प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो सिंगल प्रोसेस होगा ना, सिंगल प्रोसेसर, और उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो सकते हैं और हर प्रोसेस के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एक फोर्किंग सेपरेट प्रोसेस है कि सी का प्रोग्राम है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग लैब में इंप्लीमेंट भी करेंगे कि हम कोई भी प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज डिफरेंट कमांड्स। ठीक है, इंट मेन मेथड है, हमने पीआईडी एक प्रोसेस आईडी बना दी, उसके बाद हम क्या करें, पीआईडी इज इक्वल टू फोर्क, यानी कि हमने जो आईडी जो यूनिक आइडेंटिफायर प्रोसेस की दी है हम उस पर फॉर्क ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को एक न्यू प्रोसेस जो कि फॉर्क है इसको रन करना स्टार्ट करो। इफ PID इज लेस देन 0, अगर प्रोसेस आईडी लेस देन 0 है तो क्या प्रिंट कर दो, फॉर्क ऑपरेशन फेल्ड, यानी कि वो प्रोसेस क्रिएट नहीं हो सका और 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि ये इंट है, दिस मेन मेथड विल टेक अ वैल्यू, इसलिए हमने कहा कि एक रिटर्न कर दो 1। एल्स अगर ऐसा नहीं है और प्रोसेस आईडी इज इक्वल टू 0 हो गई, यानी कि वो प्रोसेस की आईडी 0 है या अबव 0 है, तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दो। चाइल्ड पे हमने ये एग्जीक्यूट एलपी वाला प्रोसेस कैलकुलेट कर दिया कि जैसे ही फॉर्क ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो प्रोसेस क्रिएट हो गया हो, इसके लिए क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो एलपी, कहाँ से उठाओ, बिन और लिस्टिंग करो और एलएस में जो आपकी फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर दो। एल्स नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो पेरेंट विल वेट फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीट। वेट यानी कि जो पेरेंट प्रोसेस है, जो ये वाला प्रोसेस है, इट विल वेट जब तक चाइल्ड कंप्लीट नहीं हो जाता, ये वेटिंग स्टेट पे रहेगा। जैसे ही चाइल्ड कंप्लीट हो जाएगा इट विल प्रिंट चाइल्ड कंप्लीट, और फिर उसके बाद ये फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा और उसके एग्जीक्यूशन और उसके चाइल्ड क्रिएट होते चले जाएंगे। जी, यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अच्छा, प्रोसेस टर्मिनेशन कैसे होगी हमारे पास? ठीक है, जो भी आपके प्रोग्राम की लास्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एग्जिट। ठीक है, जैसे ही सारी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उस प्रोसेस की हैं, जब सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जब लास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर एक एग्जिट की सिस्टम कॉल जनरेट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उस प्रोसेस को या उस प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। रिटर्न स्टेटस डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, और इस केस में जब एक प्रोसेस के अंदर अगर मल्टीपल चाइल्ड्स भी रन हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्रोसेस को एग्जिट कर दो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, रिटर्न स्टेटस डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। पेरेंट को ये बताएगा कि क्या जो इसके अंडर चाइल्ड प्रोसेस रन हो रहे थे क्या वो भी कंप्लीट हो गए या नहीं हुए, और हमारा पेरेंट क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एग्जिट कंडीशन छोड़ रहा होता है प्रोसेसर को, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जितनी रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं उसको उससे वापस ले लेता है। पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस, ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेरेंट के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन प्रोसेस रन हो रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली पेरेंट कहे कि इन चाइल्ड प्रोसेसेस को एग्जिट कर दो यूजिंग अबॉर्ट सिस्टम कॉल। तो पेरेंट प्रोसेस can generate abort system call for terminating all its child processes. Some reasons for doing so, ऐसा क्यों जरूरी है, पेरेंट प्रोसेस ऐसा क्यों करेगा कि वो अपने चाइल्ड प्रोसेस को ही खुद से जो है वो किल करके एग्जिट करवा रहा है। चाइल्ड हैज एग्जिटेड एलोकेटेड रिसोर्सेज, ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस जो रन हो रहा है उसको जो एलोकेटेड रिसोर्सेज मिली हैं वो उससे ज्यादा को ऑक्युपाइड करना चाह रहा हो। टास्क असाइन टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उस टास्क चाइल्ड से जो टास्क असाइन था वो कंप्लीट हो गया और अब उस चाइल्ड की फर्दर कोई जरूरत नहीं है, तो तब भी पेरेंट एक्सप्लिसिटली चाइल्ड को एग्जिट करवा सकता है। द पेरेंट इज एग्जिटिंग, पेरेंट छोड़ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट्स टर्मिनेट, अगर पेरेंट ही छोड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वेब ब्राउजर क्लोज करूं और उसका जितने टैब्स होंगे वो सब क्लोज होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि ये एक टैब ओपन रहे। ठीक है, तो फिर वो मैं इंडिविजुअल चाइल्ड क्लोज कर रही हूँ, अगर मैं जो मेन क्लोज जो मेरे पास क्रॉस का बटन है अगर मैं वो प्रेस नहीं कर रही, इसका मतलब कि मैं पेरेंट प्रोसेस को भी किल नहीं कर रही। अगर एक भी टैब रन हो रहा है इट मींस कि पेरेंट प्रोसेस के अंदर एक टैब रन हो रहा है। The parent is exiting and the operating system does not allow the child
टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट टर्मिनेट। हम ये कह रहे हैं कि अगर पेरेंट टर्मिनेट हो जाए तो हम अलाउ नहीं करेंगे चाइल्ड को कि वो रन हो सके। अच्छा, इन केस कि अगर हम रीस्टोर करें तो वो रीस्टोर भी तो उस पेरेंट के अंदर ही होगा। लेट सपोज मैंने अपना मेन क्लोज कर दिया या पावर सप्लाई ऑफ हो गई, सारी के सारे चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट क्लोज हुआ तो चाइल्ड भी क्लोज हो गया। अब मैं रिज्यूम करूंगी तो रिज्यूम करने के लिए मुझे वेब ब्राउजर तो खोलना ही पड़ेगा ना। सो वो ओपनिंग ऑफ वेब ब्राउजर इज अगेन अ पेरेंट प्रोसेस। वेब ब्राउजर के बगैर कोई टैब नहीं चल सकता, क्योंकि पेरेंट प्रोसेस वेब ब्राउजर है और उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स रन हो रहे हैं। अगर मैं वेब ब्राउजर को ही बंद कर दूंगी तो फिर कोई भी चाइल्ड नहीं रन करेगा। अगर मुझे रीस्टोर करना है तो रीस्टोर करने के लिए भी मुझे पेरेंट प्रोसेस अगेन वेब ब्राउजर ही रन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राउजर, वो जो टैब्स हैं वो वेब ब्राउजर पर ही चलेंगे। तो हमेशा उसके लिए हमें पेरेंट की जरूरत होगी। बस ये लास्ट स्लाइड है, ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। Some operating system do not allow child to exit if its parent has terminated। वो कह रहे हैं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चाइल्ड को अलाउ नहीं करते कि अगर उनके पेरेंट टर्मिनेट हो गए हो तो वो रन करें। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो कह रहे हैं कि जब आपका पेरेंट क्लोज हो जाए तो आपका चाइल्ड भी टर्मिनेट हो जाए। If a process terminates, then all its children must also be terminated। अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है तो उसके जितने भी चिल्ड्रन है वो भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई गेमिंग एप्लीकेशन खेल रही हूँ, 3D गेम है, उसमें मेरे पास साउंड भी चल रहा है, उसमें मेरे पास स्कोर भी चल रहा है और उसमें मेरे पास वो प्रोग्रेस बार भी दिखा रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि मैं अपनी मेन एप्लीकेशन गेम को क्लोज कर दूं और मेरे पास साउंड चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। जब मेन प्रोसेस क्लोज होगा, जो पेरेंट प्रोसेस क्लोज होगा, उसके साथ उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो भी क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। और किस केस में होंगे? कैस्केडिंग टर्मिनेशन। कैस्केडिंग टर्मिनेशन क्या होगी? ऑल चिल्ड्रन, ग्रेड चिल्ड्रन एटसेट्रा आर टर्मिनेटेड। सारे के सारे चिल्ड्रन, फिर उनके पेरेंट, फिर उनके पेरेंट्स, और फिर जो सबसे रूट लेवल पे पेरेंट होगा वो क्लोज होगा। द टर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये टर्मिनेशन कौन कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, by sending this exit command for all the processes and child processes। The parent process may wait for termination of a child process। ऐसा भी हो सकता है कि parent process wait करे कि child की processing complete हो जाए, वो exit हो और फिर मैं exit हूँ, using the wait system call। तो अगर parent process wait कर रहा है child के खत्म होने का तो फिर उसके लिए वो wait system call generate करेगा। The call returns status information and the process ID of the terminated process। ये जो वेट का सिस्टम कॉल जनरेट करेगा तो इस मेथड के रिटर्न में इसके पास क्या आएगा? स्टेटस इंफॉर्मेशन और प्रोसेस आईडी ऑफ टर्मिनेटेड प्रोसेस। यानी कि जिस प्रोसेस के एंड होने का वो वेट कर रहा था उस प्रोसेस की आईडी आएगी और उसके पूरा स्टेटस इंफॉर्मेशन आएगा, वो उसी का चाइल्ड प्रोसेस होगा। प्रोसेस आईडी इज इक्वल टू वेट एंड स्टेटस। If no parent waiting did not invoke wait, process is a zombie। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि पेरेंट अपने चाइल्ड के खत्म होने का वेट नहीं कर रहा और वेट का मेथड कॉल नहीं कर रहा, सिस्टम कॉल जनरेट नहीं कर रहा, तो वो प्रोसेस क्या बन जाएगा? एक ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएगा। मीन जिसका पेरेंट कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा उस प्रोसेस का कि उसको कौन एलिमिनेट करे, उसको कौन एग्जिट करे, कौन उसको मैनेज करे। सो दैट प्रोसेस वुड बी ज़ॉम्बी अगर पेरेंट उसके खत्म होने का वेट नहीं करेगा, वो इंडिविजुअल चल रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इफ पेरेंट टर्मिनेटेड विदाउट इन्वोकिंग वेट, अगर पेरेंट खुद टर्मिनेट हो गया और उसने वेट इन कॉल नहीं की कि मेरा चाइल्ड भी क्लोज हो जाए, तो दैट प्रोसेस वुड बी एन ऑर्फन प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? ऑर्फन की मीनिंग यतीम होते हैं। तो अगर एक पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड का वेट किए बगैर ही खुद क्लोज हो जाएगा तो वो जो चाइल्ड प्रोसेस है वो एक ऑर्फन प्रोसेस की तरह रन हो रहा होगा, कि जो उसका मेन रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है, जो पेरेंट प्रोसेस है, उसने उसके वेट किए बगैर ही खुद खत्म हो गया, एग्जिट हो गया। जी, यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, ये मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर, ये क्रोम की इन्होंने एग्जांपल दी है। मैनी वेब ब्राउजर्स रन एज सिंगल प्रोसेस। इफ वन वेबसाइट कॉजेज ट्रबल एंटायर वेब ब्राउजर कैन हैंग। अब तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम मल्टी टैब्स पे काम कर रहे हैं, अगर एक टैब में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले जब हम ओल्ड ब्राउजर स्कीम यूज करते थे, अगर हमारे पास जो है वो एज अ सिंगल प्रोसेस, तो हर वेब ब्राउजर जो है वो अलग अलग चल रहा होता था। मतलब मुझे हर वेबसाइट के लिए अलग अलग वेब ब्राउजर खोलना पड़ता था। मतलब अगर मुझे 3 वेबसाइट खोलनी है तो मुझे 3 दफा क्रोम की एप्लीकेशन पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करने पड़ते थे। अब तो यही है कि मैं एक ही दफा क्रोम ओपन करूं, उसमें मल्टीपल टैब्स ओपन कर लूं।
ठीक है। सो ये मल्टी प्रोसेस जो है हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को हम रन कर रहे हैं। अच्छा जी, यहीं तक रखते हैं इसको, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स रह गए हैं और उसके बाद हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, जिसकी भी मैं नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम मुझे चैट पे सेंड कर दें। अदील, अल्ताफ हुसैन, आयशा अजमत, फुरकान जाहिद, गुलरुख खान, हारिस अहमद, हसनात अकबर, इंशा बारी, जवेरिया मतीन, जवाद अहमद, मोहम्मद शहरियार फैसल, मोहम्मद शहरियार फैसल, मोहम्मद अवैस इकबाल, मोहम्मद अवैस इकबाल, मलिक अदनान, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उजैर अहमद, मोहम्मद उजैर अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद अकरम खान, अनस सब्जवारी, अनस सब्जवारी, मोहम्मद एहतिशाम, मोहम्मद एहतिशाम, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अमादुल हसन, मोहम्मद अमादुल हसन, मुजम्मिल खान, राबिया मरियम, शाहरुख खान, शाहरुख खान, सिमरा, सुमेरा खुर्शीद, सुमेरा खुर्शीद, सैयद फरहान अली शाह, तबस्सुम, तूबा शेख, तूबा शेख, ओके, यमुना सिद्दीकी, यमुना सिद्दीकी, जुनैरा अहमद, जुनैरा अहमद, ठीक है।
ओके क्लास, इसको यहीं तक रखते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स तमाम मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी इनका लिंक, और YouTube चैनल तो आप लोगों ने मेरा ज्वाइन किया हुआ होगा या सब्सक्राइब किया होगा, मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक LMS पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो वहां पे आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। और ठीक है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू क्विज मैंने करनी है, जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे करूंगी। ठीक है, तो ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा सो दैट मैं उस जो है क्विज से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैं वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह फिर जो ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी फिजिकल क्लास, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट क्या है कि असाइनमेंट में आपने ये करना है कि असाइनमेंट 7 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट थ्रू LMS। ठीक है, असाइनमेंट आप हैंड रिटन सॉल्व करेंगे। हैंड रिटन सॉल्व करने के बाद आप असाइनमेंट जो है वो मेरे ऑफिस में आके उसको फिजिकली सबमिट करवाएंगे। ठीक है, LMS पे आपने क्या करना है, जो असाइनमेंट आप हैंड रिटन फॉर्म में सबमिट करवाएंगे उसकी पिक्चर लेकर उसको PDF में कन्वर्ट करके 7 नवंबर से पहले पहले LMS पे उसको LMS पे भी अपलोड करना है। मतलब फिजिकली 7 नवंबर तक का टाइम है। 7 नवंबर को आई गेस संडे है, इट मीन्स कि फ्राइडे तक आपने फिजिकली सबमिट करवाना है मेरे ऑफिस में आके, और आपने जो है वो LMS में ऑनलाइन आप करवा सकते हैं संडे तक। ठीक है, तो फिजिकल सबमिशन डेट इज 5 नवंबर, और उसी फिजिकल सबमिटेड की पिक्चर लेके आप LMS पे 7 नवंबर तक रात 12 बजे से पहले पहले अपलोड कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो उसकी डेडलाइन है वो 5 नवंबर है फिजिकली मेरे ऑफिस में आके। या हम इसको ये कर देते हैं कि 7 नवंबर पे आप उसको LMS पे अपलोड कर दें, और 8 नवंबर को जो मंडे होगा, मंडे को फिजिकली सबमिट करवा दें ऑफिस में आके। ठीक है, ताकि आपके पास असाइनमेंट मौजूद हो, आप उसकी पिक्चर लेके PDF में कन्वर्ट करके 7 नवंबर तक LMS पे अपलोड कर दें, और फिजिकली वही असाइनमेंट नेक्स्ट डे आके मेरे ऑफिस में उसको सबमिट करवा दें। पर असाइनमेंट में जब आप हैंड रिटन करें उस पर अपनी स्टूडेंट ID और क्लास ID जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मिक्स ना हो जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, चले मैं क्विज से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी कर रही हूँ, करूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।